हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने अवतार की संभावित जन्म तिथि पर बात की थी और हमने अनेकों संभावनाओं को देखा। अवतार के जन्म तिथि की बहुत सी संभावनाएं बनती हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि आज इतने सारे लोग हैं जो स्वयं को अवतार समझते हैं। इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, आज सबकी यही हालत है। जब हमारे नेता, मंत्री और आईएएस लोग स्वयं को अवतार स्वरूप समझने लगते हैं तो हम तो साधारण मानव हैं। जिसके हाथ में अपार सत्ता और शक्ति है तो वह खुद को अवतार क्यों नहीं समझेगा। लोग अपनी जन्म तिथि को खास समझते हैं क्योंकि वो खुद को खास समझते हैं, और मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि हर कोई खास है। आज इस समय बहुत सी खास आत्माएं हमारी धरती पर हैं क्योंकि समय करवट ले रहा है। मौत बनकर हमराही साथ चल रहा है। जिंदगी रेत का घरौंदा कण कण बिखर रहा है। कोई तो है जो हमारे विश्वास को परख रहा है। समय का पहिया गड्ढों से होकर गुजर रहा है। तो इस युग परिवर्तन के समय में भारत की धरती चैतन्य हो चुकी है। वह समय आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। आप पाएंगे सभी महान आध्यात्मिक विभूतियों ने एक ऐसे व्यक्ति के जन्म की भविष्यवाणी की है जो हमारे इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होने वाला है, जो भारत देश को उसका खोया हुआ गौरव दिलाएगा। भारत का ऐसा नेता जिसका पूरा विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्राचीन ज्ञान की शक्ति के आगे दुनिया को नतमस्तक होना होगा। हिमालय की चोटियां आंसुओं से पिघल चुकी हैं। गर्म चट्टानों से टकराने ठंडी हवाएं निकल चुकी हैं। मिट्टी की हसरतें मिट्टी में मिलने को मचल चुकी हैं। भारत की प्राचीन शक्तियां अब नींद से जग चुकी हैं। तो मेरे भाई लोग, अब जगने का समय हमारा है। यदि कल्कि अवतार भारत को विश्व विजेता बनाते हैं तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। आप खुद को अवतार मानते हैं, कोई और माने या ना माने, मैं आपको मानता हूँ। इस दुनिया में बहुत से प्राणी हैं जो स्वयं को अवतार मानते हैं और वो लोग महान हैं, इसलिए वो महान प्राणी हो गए। ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन जो कोई भी खुद को अवतार कहता है उसे ये साबित करना होगा। ठीक है कि आप उड़ नहीं सकते, पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, हाथ से जादुई आग प्रकट नहीं कर सकते, दीवारों पर चिपक कर नहीं दौड़ सकते, लेकिन अपने देश के लिए तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी गिनती अवतार की श्रेणी में हो सके। क्या भगत सिंह साधारण इंसान थे, या चंद्रशेखर आजाद साधारण मानव थे, या सुभाष चंद्र बोस साधारण थे? जितने हमारे क्रांतिकारी पूर्वज थे जिन्होंने ब्रिटेन से न समझौता किया और ना ही उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार किया और जीवन भर अंग्रेजों से लड़ते रहे, क्या वो साधारण मानव थे? मैं अवतार मानूंगा तो भगत सिंह को मानूंगा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानूंगा और ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारियों को अवतार मानूंगा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए खुशी से अपनी जान दे दी। जान की परवाह किए बिना अपने पवित्र उद्देश्य के लिए मर मिटने वाले अवतार होते हैं जो अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग होते हैं। यहाँ तो दल बदल कर मलाई खाने वाले भरे पड़े हैं जिनका ना कोई सिद्धांत है ना कोई पवित्र उद्देश्य। जिस पल से आप खुद को कल्कि अवतार मानते हैं उसी पल से आपका दायित्व बन जाता है कि न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए आप प्रयत्नशील हों, ताकि इस दुनिया में जो भी समस्याएं फैली हुई हैं उन सब का समाधान हो सके। भारत में जो हो रहा है वो तो है ही। पूरी दुनिया में स्वार्थ और अहंकार से उपजी राजनीति के कारण इंसानियत और इंसानों को हर तरीके से गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था और मान्यताएं बना दी गई हैं जो बहुत ही बेकार हैं। बमबारी करके मासूम बच्चों की जानें लेकर यदि कोई खुद को इंसानियत का रखवाला कहता है तो वो ढोंग करता है। यूरोप और अमेरिका के देश आज से नहीं सदियों से लड़ रहे हैं। उनकी भूख ऐसी है कि भरती ही नहीं। वो व्यापार में फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी यूरोप और अमेरिका की अधिक से अधिक कंपनियां भारत में अपनी शाखाएं खोल रही हैं। ये कंपनियां स्थानीय सरकार की प्रशंसा करती हैं ताकि उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल सके। जरूरत के वक्त तो लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ तारीफ करना है, अपनी जमीर को गिरवी रखकर। व्यापार करने ही अंग्रेज भी आए थे और अंततः हम पर शासन करने लगे थे, क्योंकि व्यापारी लोग सरकार से अपने फायदे के लिए नियम कानून बनवाना चाहेंगे, कुछ छूट चाहेंगे, और जब किसी सरकार से वो नहीं मिलेगा तो वो सत्ता पलटने की साजिश में लग जाएंगे और इस तरह सत्ता आखिरकार विदेशियों के हाथों में चली जाएगी। एक तो हम पब्लिक पहले से ही अपनी सरकार के गुलाम बने हुए हैं, उस पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी जनता को अपने नियंत्रण में लेना चाहती हैं। ये कंपनियां जनता की चुनी हुई सरकारों को अपनी जेब में रखना चाहती हैं। भारत में समस्या ये है कि समय के साथ व्यवस्था में जैसा परिवर्तन आना चाहिए था वैसा अब तक नहीं हुआ है। आज बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि आज से 200 साल पहले बनी व्यवस्था तब के लिए भले ठीक थी, आज ये बेकार हो चुकी है।
हमारे ऊपर अंग्रेजों वाली नौटंकी वाली संसदीय व्यवस्था और भेदभावपूर्ण न्याय प्रणाली थोप दी गई लगती है। अंग्रेजों से बदला लेने की हिम्मत तो किसी नेता ने नहीं दिखाई, किंतु इतना हिम्मत तो दिखा ही सकते थे कि आज़ाद भारत में गुलामी का कोई चिन्ह नहीं अपनाते। इस व्यवस्था में तो अंग्रेजों की पूरी छा उन्होंने हम पर कितने जुल्म किए ये बात हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम याद करने में व्यस्त हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। हम देखते हैं कि एक सरकार के रूप में ब्रिटिश सरकार ने सब कुछ नियमों के अनुसार ही किया। यदि नियम ही बना दिया जाए कि चोरी अब से अपराध नहीं कहलाएगा, तो आप चोर को दंड क्या देंगे? आप उसे चोर भी नहीं कह सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी कि उसने कोई भी नीति या नियम गलत उद्देश्य से बनाई, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से देख लीजिए, इस व्यवस्था में प्रत्येक नियम ये कहकर लागू किया जाता था कि इससे जनता की भलाई होगी। घोर मानवता विरोधी कानूनों को भी अंग्रेज सरकार हमारे सामने इस तरह पेश करती थी जैसे उससे हम गुलाम भारतीयों का जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। सच्चाई ये है कि नियम कानून इस देश की जनता की एकता को तोड़ने के लिए बनाई जाती थी। क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के खिलाफ नियम बनाए जाते थे। सरकार के खिलाफ लिखना और बोलना प्रतिबंधित कर दिया जाता था। प्रेस और मीडिया सरकार के अधीन रहकर सरकार की मर्जी से खबरों का प्रसारण करती थी। ये सब हम अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आज के जैसा लग रहा है। इसका कारण वही है, व्यवस्था। अरे भाई, जब चुनाव की रैली में शक्ति दिखाने के लिए उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। हमारे यहाँ यही होता है। हर चुनाव में नेता लोग व्यापारियों से उधार लेते हैं और फिर ये नेता अपना उधार हम जनता के पैसों से चुकाते हैं। आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक प्रतिनिधि हैं वो अंग्रेजों से कम नहीं है। ना चाहते हुए भी वो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं और रटे रटाए ऐसे वाक्य बोलते हैं जो सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। न्याय करने का दिखावा करना, न्याय करने का दिखावा करना, विकल्प चुनने की आज़ादी का दिखावा करना और समाज को एकजुट करने का दिखावा करना, ये सब हमारी व्यवस्था में होता है। पीठ पीछे चाहे जो करो, मुंह के सामने अच्छा अच्छा और मीठा बोलकर जनता को लुभा सकते हो तो तुम नेता बनने के लायक हो। हमारी व्यवस्था में भ्रष्ट और बेईमान होकर तरक्की करना गर्व की बात है। चंद लोग शक्ति पाकर उसके सहारे पूरी व्यवस्था को अपने इशारों में नचाने लगते हैं। हम हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा, लेकिन अंत में नतीजा वही निकलता है, ढाक के तीन पात। हर 5 साल में किसी को मतदान करना, सभी नेता पे एक बार ये उपकार करना। बात क्या है एकदम मेरे समझ से परे है, धोखा खाकर विश्वास हर बार करना। शिक्षा मिले बेकार, शिक्षित युवा बेरोजगार, अनपढ़ बने बैठे हैं बना के सरकार। किसानों की मजूरी, मजदूरों की पगार, किसके कानों में पड़ती है कमजोरों की पुकार। भूख गरीबी से मरते लोगों की हाहाकार, भूख और गरीबी से मरते लोगों की हाहाकार, ढोकर कंधे पर अपने लाश ले जाता परिवार। क्या देती है सुनाई अबलाओं की चीत्कार, या चाहते हो करना तुम भी बलात्कार। गुमनामी में जी रहे सब सच्चे सरदार, चोर लुटेरों से भरा मंत्रियों का दरबार। मुंह में राम, बगल में छुरी, हाथ में तलवार, फिर भी जनता उसे पहनाती है फूलों की हार। साधु संत कर रहे काला कारोबार, बेईमानी के धंधे में लगे हैं ईमानदार। यही है झूठे लोकतंत्र का व्यापार, व्यवस्था की जीत पर जनता की हार। हक छीन कर सबका दे रहे मताधिकार, शासन की तानाशाही, व्यवस्था का अत्याचार। इंसान बिक रहे जब बिक रहा संसार, खरीद लो कानून भी लगा बोली दमदार। एक ही थैली के चट्टे बट्टे करते अपना उद्धार, बहती गंगा में हाथ धोकर सबका बेड़ा पार। तो ये है अंग्रेजों की व्यवस्था जिसमें हम आज़ादी का मजा ले रहे हैं। इसलिए जहाँ एक और धन का ढेर लग रहा है, वहीं दूसरी ओर घोर अभाव है। रोजगार देने के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत बुलाया जा रहा है। भारत के जो व्यापारी हैं वो तो पहले से ही भारत की जनता को महंगाई की पटरी पर चढ़ा चुके हैं, और अब यूरोप और अमेरिका के व्यापारी बहुत अधिक संख्या में भारत आ रहे हैं। एशिया में भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई व्यापारी अपने फायदे के लिए किसी देश की तारीफ कर दे। दरअसल ये व्यापारी लोग यूरोप और अमेरिका की जनता को निचोड़ चुके हैं। ऋण के जाल में फंसाकर जिंदगी भर उन पर नियंत्रण रखी जा रही है। वो लोग एक खास दिखावटी और बनावटीपन वाली जिंदगी जीने को मजबूर कर दिए गए हैं। बिल पे बिल भरो, ब्याज भरो। उधर के कुछ लोग इस बात को समझ चुके हैं और विरोध कर भी रहे हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भले ही एशिया को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिया, किंतु उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका नियंत्रण अपने पास ही रखा। उनकी गंदी और घिनौनी पॉलिटिक्स देखिए। हर जगह उन्होंने जमीन के 2 टुकड़े कर दिए और विवाद उत्पन्न करा दिया, फिर आराम से चले गए। भारत में देखिए, चीन में देखिए, मध्य एशिया में देखिए, अफ्रीका में देखिए, हर जगह उन्होंने जाते जाते ऐसी आग लगा दी जो धीरे धीरे जंगल की आग बन गई। कोई भी देश दूसरे को शक्तिशाली नहीं देखना चाहता, इसलिए अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में हर जगह एक लड़ाकू पड़ोसी का निर्माण कर दिया ताकि वो लोग अनावश्यक युद्धों में समय और पैसा बर्बाद करते रहें। आज भी एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए यूरोप और अमेरिका के देशों में तनातनी होती रहती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में घुसकर वहाँ की मूल स्थायी जनता को बंदूक की नोक पर गुलाम बनाने वाले आज जब शांति और मानवता की बात करते हैं तो संदेह होता है कि उनके असली इरादे क्या हैं। आतंकवाद और चरमपंथी ताकतें बिना किसी सरकारी मदद के किसी देश को तबाह नहीं कर सकती। सत्ताधारी अपनी सत्ता और अमीर अपना धन बचाने के लिए इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। सत्ता और धन खुद को बचाने के लिए इंसानों को बर्बाद कर रहे हैं। भारत के बंटवारे में अंदरूनी राजनीति का चाहे जितना भी योगदान रहा हो, अंग्रेजों का हस्तक्षेप उसमें अवश्य रहा। बल्कि ऐसा कहा जाना चाहिए कि अंग्रेजों ने ही पहली बार धार्मिक आधार पर जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की, जिसके कारण धार्मिक कट्टरता बढ़ी। बाकी हमारे नेताओं की सत्ता की भूख ने इस धरती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप अपने आदर्शों की चाहे जितनी दुहाई दें, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद सत्ता संभाली या जिन्होंने अंग्रेजों की कृपा प्राप्त करने के लिए भारतीयों से गद्दारी की, वो किसी भी तरह हमारे आदर्श नहीं हो सकते। चूँकि हमें बताया और समझाया जाता है कि ये सही है और ये हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम उन लोगों को अपना आदर्श मान बैठते हैं। क्या यहाँ कोई नहीं है जो कह सके मैं लात मारता हूँ नेहरू और जिन्ना की लालच को, मैं लात मारता हूँ अंग्रेजों के द्वारा किए गए बंटवारे को? अरे जिस भूमि में भगत सिंह का जन्म हुआ वो पाकिस्तान नहीं था, वो भारत था। भगत सिंह ने माँ भारती के लिए अपनी जान दी और आज उनकी जन्मस्थली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान कोई अलग देश तो नहीं है, हमारा ही हिस्सा है। जो लोग अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, उन्हें अपने देश के बारे में नहीं पता। पाकिस्तान को बनाया ही गया था भारत को कमजोर बनाए रखने के लिए, और आज जो लोग बात बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, वो जाने अनजाने में भारत को ही कमजोर करते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अखंड भारत भूमि का सपना अब तक अधूरा है। अंग्रेजों से संपूर्ण आज़ादी का सपना अब तक अधूरा है। समय पर सहजता से उचित न्याय, अवसर की समानता, कानूनी सुरक्षा, ये सब बातें आज हमारे यहाँ कल्पना है। यहाँ सब कुछ कागजी होता है, रिकॉर्ड रख लिया जाता है। इंसान की जिंदगी से किसी को परवाह नहीं, क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था गुलाम भारतीयों की चिंता क्यों करे? तो जिन लोगों को ऐसा आभास होता है कि वह अवतार हैं, आपको अब अपने विश्वास पर और दृढ़ता से विश्वास करना होगा, क्योंकि मेरा भी मानना है कि अभी ऐसा समय चल रहा है कि क्रांतिकारी आत्माओं की जरूरत है, और प्रतीत होता है नियति ने अपना खेल आरंभ कर दिया है। सत्य है आया संकट माँ भारती पर है, अतः सन्यासी विद्रोह की आत्माएं इस धरती पर हैं। लड़ा नहीं जो मिट्टी की रक्षा में, घृणा की दृष्टि पर है। आजाद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ बैठी अशफाकुल्लाह की रूह भी देखो इस कश्ती पर है। मौत से हमारी क्या कुछ नतीजा निकलेगा, या कहानी का अंत फिर उसी रस्सी पर है। भलाई का जमाना ना रहा, विश्वास अब ठगी पर है। क्या सतयुग आएगा, जिम्मेदारी अब बस्ती पर है। दिखा लो आंखें आईने में खुद को घमंड से, या देखो सभ्यता की आस टिकी अब कल्कि पर है। आप एक बात बताओ, यदि कल्कि की अवधारणा सही है और यदि कल्कि वास्तव में वही करने वाला है जो भविष्यवाणियों में कही गई है, तो क्या किसी धर्म या जाति के लोगों में इतनी हिम्मत है कि कल्कि को अपने अनुसार नियंत्रण करने की कोशिश करे? तो फिर डर किस बात की? यदि कल्कि अवतार सही में इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या किसी भी संगठन में इतनी हिम्मत है कि कल्कि को आदेश दे? क्या होगा यदि ब्रह्मांड की अलौकिक ताकत आपकी पूरी जाति के खिलाफ हो जाए, मानव जाति? तो जिन्हें वास्तव में विश्वास है या जो कल्कि बनना चाहते हैं, उनके पास एक ही विकल्प है। कल्कि अवतार के द्वारा किए जाने वाले कार्य वो खुद करना आरंभ कर दें और अपने ऊपर विश्वास करें। ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो कल्कि अवतार कब आएंगे, कैसे प्रकट होंगे, जैसे बातों की चिंता छोड़कर हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन है कल्कि अवतार? करोड़ों में से असली अवतार कौन है? यह तो तय बात है कि सभी धर्म ग्रंथों में अवतारों की बात कही गई है। बुद्धिजीवी लोग अवतारवाद पर आलोचना के रूप में वही पुराने तर्क देते हैं जो अरस्तु के काल में देते थे। किंतु यदि इसे मनगढ़ंत और या षड्यंत्र माना जाए, तो अवतारवाद की अवधारणा रचने का क्या कारण हो सकता है? क्या हमने उच्चतम कोटि की साहित्यिक महागाथाओं को सच मान लिया है?
आज मानव सभ्यता में अवतारवाद उम्मीद और इंसाफ का प्रतीक है। देश और दुनिया में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन की कल्पना केवल अवतारवाद के भरोसे टिकी है। तो यदि आप खुद को अवतार मानने की गलती कर चुके हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सतयुग की व्यवस्था के लिए नींव तैयार करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वह कल्कि अवतार को जानते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वह स्वयं कल्कि हैं। मैं जानता हूं इनमें से कुछ लोग बस यूं ही कह रहे हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में कलयुग से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो यदि खुद को कल्कि कहते हैं तो मैं समर्थन करता हूं। हर प्रकार की नफरत की भावना का विरोध, बुराई का विरोध और गुलामी का विरोध करने वाले ही कल्कि हैं। कल्कि अवतार का पहला गुण अपनाओ और वो है किसी को भी अपना आदर्श मत मानो, किसी से प्रभावित मत हो, न किसी के ज्ञान से, न किसी के अभिमान से, न किसी के धन संपत्ति से और न ही किसी की प्रसिद्धि से प्रभावित हो। यही है पहला गुण कि तुम किसी को अपना हीरो मत बनाओ, खुद हीरो बनो। तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुम विचलित मत हो। कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके से हरा नहीं सकता। यदि तुम्हारा उद्देश्य और देश प्रेम पवित्र है तो फिर किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यही पवित्र भावना ही तुम्हें बाकियों से अलग और श्रेष्ठ बनाती हैं। देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला हो तो ज्ञानी का ज्ञान बेकार है, अभिमानी का अभिमान झूठा है। धनी आदमी का धन तुम्हें नहीं खरीद सकता, भले हमारी चुनी चुनाई सरकार को खरीद ले। धन संपत्ति जमा करने की आदत इस व्यवस्था के मूल में है। इसलिए यदि आप कल्कि अवतार हो तो धन संपत्ति से मोहमाया खत्म कर दो। कलयुग की इस व्यवस्था को खत्म करने वाले के लिए कोई हीरो नहीं होता। ये बॉलीवुड के एक्टर और क्रिकेटर्स आज हमारे आदर्श बने हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के लोगों को निकम्मा और मूर्ख बनाने में नेताओं के साथ इन एक्टर्स और क्रिकेटर्स जैसे सेलिब्रिटीज का भी दोष है। इसलिए इन्हें अपना हीरो मानना बंद करो। कल्कि अवतार के लिए कोई हीरो नहीं है। इस समाज के बुद्धिजीवी तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस समाज को ध्वस्त करने निकले हो और वो बुद्धिजीवी अपनी इस गंदी समाज की रक्षा में खड़े हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें रोक दें, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। तुम उन बुद्धिजीवियों की बेटियों और बहनों की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो तुम उनके आदर्श हो। वो बहस क्या करेंगे? आज ऐसा कोई नहीं है जिसे हम अपना हीरो मान सके। हीरो की पदवी खाली है, अपना हीरो खुद को मान लो। कल्कि अवतार को जब आना होगा तब आएंगे ही, लेकिन क्या उससे पहले हम अपने देश को इस अंग्रेजी व्यवस्था के चंगुल में और गहरे फंसते हुए देखते रहेंगे? आज लोग आपको नकली कल्कि कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आपका कर्तव्य है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको असली कल्कि समझें, और ये काम आप अपने हाथ पैरों के चिन्ह दिखाकर नहीं कर सकते। लोगों को अपने सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाकर भी आप साबित नहीं कर सकते कि आप ही कल्कि हैं। कलयुग से भिड़ना होगा, और कलयुग से भिड़ने का अर्थ है आज की सभी चीजों के खिलाफ लड़ना। हम लोग जो कल्कि अवतार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि अवतार का जन्म इस धरती पर हो चुका है, यह जानना चाहते हैं कि कल्कि अवतार कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। सही समय आने पर हम सभी को अवतार के बारे में पता चल जाएगा, किंतु कितने लोग पहचान पाएंगे और मान पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो आप जानते हैं मैं कहूँगा, जो भी लड़ेगा काल से, भेड़ियों को खींच कर भेड़ों की खाल से, लो बन जाओ कल्कि, निकल जाओ जाल से। देखो माँ भारती बहन है महाकाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हर हर महादेव।